गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी व्याकरण का क्रेश कोर्स जो हमने स्टार्ट किया था उसके 4-5 टॉपिक हम कर चुके हैं और आज का जो अपना नया टॉपिक है वो है कारक। कारक कारक यानी काम को करने वाला। मतलब क्या होता है? काम को करने वाला अर्थात ऐसा शब्द जो अपना जो संबंध है वो या तो किसी वाक्य की क्रिया के साथ बताता है या संज्ञा के साथ बताता है या सर्वनाम के साथ बताता है। डेफिनेशन क्या कहती है कि जो शब्द अपना संबंध किसी भी वाक्य की क्रिया के साथ बताता हो उसे क्या कहा जाता है? उसे ही कहा जाता है कारक। उसे ही कारक कहा जाता है। अब बात आती है कि क्रिया क्या होती है, कि क्रिया किसे कहते हैं। यानी किसी भी काम का करना या होना ही क्रिया कहलाता है। क्रिया के साथ अपना संबंध जो वाक्य जो शब्द बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे कारक कहलाते हैं। हिंदी के प्रत्येक वाक्य में क्या पाई जाती है? क्रिया। प्रत्येक वाक्य में एक क्रिया पाई जाती है। प्रत्येक वाक्य के अंदर एक क्रिया पाई जाती है। जिस वाक्य के अंदर क्रिया नहीं होती उस वाक्य को वाक्य न कहकर वाक्यांश कहा जाता है। अर्थात जिस वाक्य में क्रिया नहीं होती उसे वाक्यांश कहा जाता है। वाक्यांश मतलब वाक्य का एक अंश। वाक्य का अंश उसे क्या कहा जाता है? वाक्यांश कहा जाता है। डेफिनेशन क्लियर हुई। यानी ऐसे शब्द जो क्रिया के साथ अपना संबंध बताते हैं उन शब्दों को ही क्या कहा जाता है? उन शब्दों को ही कारक कहा जाता है। अब हिंदी में कहीं कहीं कारक चिन्ह वो उनका लोप दिखाई देता है। क्या रहते हैं? कारक जो चिन्ह होते हैं वो लुप्त रहते हैं। हमारी जो हिंदी व्याकरण है उसमें जो कारक हैं वो 8 प्रकार के बताए गए हैं। अगली जो बात है कि कारक के कितने टाइप बताते हैं। कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं। कारक के प्रकार होते हैं टोटल 8। नंबर 1 यहाँ लिखेंगे कारक और यहाँ लिखेंगे इनके विभक्ति चिन्ह। यानी प्रत्येक कारक का अपना अपना एक चिन्ह होता है। विभक्ति चिन्ह प्रत्येक कारक का अपना अपना एक एक विभक्ति चिन्ह होता है। टाइप कितने बताए? 8। पहला है कर्ता। कर्ता ने कर्म
को करण, इसकी दो विभक्ति चिन्ह होती है, से या के द्वारा संप्रदान, संप्रदान के लिए अपादान, अपादान से अलग। ठीक है। इसके बाद आता है संबंध। संबंध ये होता है हमारा का, के, की या दूसरी रा, रे, री। ठीक है। इसके बाद आता है अधिकरण। अधिकरण, अधिकरण होता है जहाँ पे आधार का बोध करवाया जाता है, में या पर। और लास्ट बचता हमारा संबोधन। संबोधन ये होता है, इसका विभक्ति चिन्ह होता है हे, अरे। यानी 8 प्रकार के कारक बताए और 8 ही प्रकार की विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कारक चिन्ह को परसर्ग बोला जाता है। ये जो कारक चिन्ह, इसको हम विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह भी बोलते हैं। कारक चिन्ह, इन्हीं को बोला जाता है परसर्ग। परसर्ग यानी कारक चिन्ह को क्या बोला जाता है? परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी बोला जाता है। और ऐसा बोलने वाले कौन थे? ये जो परसर्ग जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। ठीक है, यहाँ तक हुआ क्लियर? कारक की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो शब्द संज्ञा के साथ अपना संबंध, जो शब्द क्रिया के साथ अपना संबंध बताते हैं उन शब्दों को कारक बोला जाता है। कारक हिंदी व्याकरण के अंदर 8 तरह के होते हैं और 8 ही तरह की इनकी विभक्ति होती है। इन कारक चिन्ह को ही विभक्ति चिन्ह या परसर्ग बोला जाता है। जो परसर्ग शब्द है वो किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये दिया गया था। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। पहला आता है हमारा कर्ता। कर्ता, कर्ता कौन होता है? काम को करने वाला, यानी जो व्यक्ति किसी भी क्रिया को करता है वो ही कर्ता कहलाता है। कर्ता यानी करने वाला, करने वाला। ये हमारा स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है, काम को करने वाला। ठीक है। इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है ने। एग्जाम्पल क्या दिया कि जैसे राम ने पत्र लिखा। राम ने क्या किया? पत्र लिखा। राम ने पत्र लिखा। राम ने क्या लिखा? पत्र लिखा। अब देखो यहाँ पे पत्र लिखने का जो काम है, यानी क्रिया क्या हो रही है? क्रिया क्या है? लिखा, लिखना। यहाँ पे ये क्या चीज़ है? क्रिया है। ठीक है। कर्म क्या किया जा रहा है? पत्र को लिखने का। और करने वाला कौन है? राम। करने वाला कौन है? राम। करने वाला कह दो या लिखने वाला, लिखने वाला यानी राम। तो राम यहाँ पे किस चीज़ को बता रहा है कि राम है वो एक सब्जेक्ट है, राम है वो कर्ता का काम यहाँ पे कर रहा है, यानी काम को कर रहा है। इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे सीता ने खाना बनाया। सीता ने क्या किया? खाना बनाया। तो खाना बनाने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? वो सीता के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे कर्ता कौन हुआ हमारा? यहाँ पे कर्ता हुई हमारी सीता। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो।
ठीक है। अब चलते हैं दूसरे नंबर के ऊपर। दूसरा आता है हमारा कर्म। कर्म, इसका विभक्ति चिन्ह होता है कर्म को। अब देखो कर्म क्या होता है कि जो काम कर्ता के द्वारा किया जाता है या जो क्रिया कर्ता के द्वारा की जाती है उसी को बोला जाता है उसका कर्म, यानी काम का करना, काम का करना। अर्थात जो क्रिया कर्ता के द्वारा पूर्ण की जाती है या जो काम कर्ता कर रहा है, जो काम कर्ता कर रहा है, यानी जो काम कर्ता कर रहा है वो क्या कहलाता है, हमारा कर्म कहलाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो राम ने है यानी राम है वो तो किसका काम कर रहा है, कर्ता का काम कर रहा है, ठीक है। क्रिया क्या होगी, मारना, ये क्या है क्रिया यानी मारना। तो बीच में जो बच गया रावण को मारा, यानी राम ने किसको मारा, कर्म क्या किया राम ने, रावण को मारने का किया है। तो राम ने, ये क्या कहलाता है हमारा, ये हमारा कर्म कारक के अंदर चला जाएगा। ये हमारा किसके अंदर चला जाएगा, कर्म कारक के अंदर चला जाएगा। यानी जो क्रिया कर्ता के द्वारा पूर्ण की जाती है, जो काम कर्ता के द्वारा किया जाता है वो किस में चला जाएगा, हमारा कर्म होता है। जो भी क्रिया कर्ता के द्वारा की जाती है, ठीक है। इसके बाद जैसे एक एग्जाम्पल और देते हैं, गीता ने सीता की मदद की। गीता ने सीता की मदद की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे को नहीं है, लेकिन मदद किसकी की जा रही है, सीता की जा रही है। किसके द्वारा की जा रही है, गीता के द्वारा। ठीक इसी प्रकार से राजू ने सोहन को पत्र लिखा, सोहन को पत्र लिखा, यानी पत्र लिखने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, वो किया जा रहा है राजू के द्वारा। किसको लिख रहा है, सोहन को। तो सोहन यहाँ पे क्या है, सोहन को जो पत्र लिख रहा है, तो ये चीज़ हमारी किस में चली जाएगी, ये चीज़ चली जाएगी हमारी कर्म कारक के अंदर, कर्म कारक, ठीक है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या है तो बता दो, अदरवाइज हम अगला पढ़ते हैं फिर। चलो आगे आता है थर्ड नंबर में कर्ण कारक। कर्ण की विभक्ति चिन्ह क्या होती है, से और के द्वारा। अब देखो कर्ण का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कर्ण यहाँ पे किसी का नाम नहीं है। यहाँ पे कर्ण का मतलब होता है मीडियम, माध्यम, साधन, औजार, हथियार। यानी यहाँ पे कर्ण का मतलब क्या होता है, साधन कह दो या माध्यम कह दो, ठीक है, माध्यम कह दो। कोई औजार, कोई चीज़ जिसके द्वारा हम अपनी क्रिया को अंजाम देते हैं, यानी जिसके द्वारा या जिस साधन के द्वारा क्रिया को पूर्ण किया जाता है, जिस साधन या
माध्यम के द्वारा क्रिया को पूर्ण किया जाता है। अब ये हमारा माध्यम कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पे कर्ण का मतलब होता है जिसके द्वारा किसी भी क्रिया को पूरा किया जाता है, जिस साधन के द्वारा, जिस माध्यम के द्वारा। जैसे गीता ने चाकू से फल काटा। अब इस वाक्य को आप ध्यान से देखो गीता ने यानी कर्ता कौन है यहाँ पे? गीता। चाकू से फल काटा, कर्म क्या किया? फल को काटने का। यहाँ पे कर्म क्या चीज़ है? ये इसका कर्म कहलाएगा, ठीक है। ये कौन है? गीता, कर्ता। अब ये जो बच गया चाकू से फल काटा, यानी फल को काटने के लिए गीता ने किस साधन का प्रयोग किया है, किस माध्यम का प्रयोग किया है, किस औजार का प्रयोग किया है, किस उपकरण का उपयोग किया है या किस हथियार का उपयोग किया है। यानी चाकू, गीता ने चाकू से फल काटा, तो चाकू से किस में चला जाएगा हमारा? ये हमारा कर्ण कारक को बता रहा है, कर्ण कारक। दूसरा, बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं, खिलौने से खेल रहे हैं। अब देखो इनमें बच्चा खेलने के लिए किस चीज़ का प्रयोग कर रहा है, किसके माध्यम से वो एंजॉय कर रहा है? यानी खिलौने से। तो यहाँ पे हमारा खिलौना किस में चला जाएगा? हमारा जो खिलौना है वो कर्ण कारक के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे बच्चा क्या है? बच्चा एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी कर्ता का काम कर रहा है, कर्ता। खिलौना क्या है? कर्ण। और खेल रहा है, यानी ये इसका कर्म है। यानी पहले के 3 कारक के अंदर किसी भी बच्चे को कोई समस्या या कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया तो बता सकते हो, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। फिर नोट डाउन करना चाहो कर सकते हो। नंबर 4 पे आता है संप्रदान कारक। विभक्ति चिन्ह क्या कहता है? के लिए। बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, इसकी परिभाषा की। यानी जो जिन शब्दों से हमें यह पता चले कि कर्ता किसके लिए या किस चीज़ के लिए, किस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, यानी कि कर्ता किसके लिए या किस चीज़ को प्राप्त करने के लिए क्रिया को कर रहा है, क्रिया को कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जो करता है उसका उद्देश्य क्या है किसी भी काम को करने का।
उसका लक्ष्य क्या है, यानी उसका क्या मेन मोटिव क्या है, काम करना क्यों चाहता है आखिरकार। एग्जाम्पल क्या कहता है कि राम ने सीता के लिए फल तोड़े। अब देखो इसको, राम ने सीता के लिए फल तोड़े, यानी राम ने कर्म क्या किया यहाँ पे, फल को तोड़ने का किया। किसके लिए किया, सीता के लिए। तो ये जो सीता के लिए है ये हमारा संप्रदान कारक के अंदर चला जाएगा, संप्रदान। ठीक है, राम क्या है यहाँ पे, करता। ठीक इसी प्रकार से माँ बच्चे के लिए खाना लाई। ठीक है, इसी तरह से राम ने राजू के लिए एक घड़ी खरीदी। राम ने राजू के लिए एक घड़ी खरीदी। ठीक इसी प्रकार से चिड़िया बच्चों के लिए दाना लाई। बच्चों के लिए दाना लाई, यानी इसमें जो करता है वो जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने काम को अंजाम दे रहा है वो वाले सारे के सारे वाक्य हमारे संप्रदान कारक में चले जाएंगे। जैसे परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बच्चों ने कड़ी मेहनत की। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बच्चों ने कड़ी मेहनत की। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बच्चों ने कड़ी मेहनत की। ठीक है, हुआ क्लियर यहाँ तक? चलो आगे। उसके बाद आता है हमारा अगला कारक अपादान। कारक यानी से अलग होना, यानी जब एक वस्तु पूर्ण रूप से दूसरे से अलग हो जाती है, अलग हो जाती है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। अपादान कारक होता है। अपादान का मतलब होता है एक दूसरे से अलग होना, भिन्न होना। ठीक है, या जब हम किसी को परमानेंटली कोई चीज़ दे देते हैं तो वहाँ पे भी कारक कौन सा होता है? अपादान। भय के अंदर, भय वाली चीज़ों में, भय वाली जगह या चीज़ों में अपादान कारक होता है। अपादान
कारक होता है। ठीक है। तुलना बोधक, तुलना करने वाले शब्दों में भी, वाले शब्दों में भी अपादान कारक होता है। ठीक है। अपादान का मतलब चीज़ अलग हो जाना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे तो पत्ते पेड़ से अलग हुए या नहीं हुए, हो गए। राजा ने भिखारी को कंबल दिया, यानी राजा ने क्या किया, वो कंबल परमानेंटली भिखारी को दे दी। ऐसा नहीं होता कि अगर हम किसी को दान देते तो हम उससे वापस लेते हैं। हम क्या करते हैं, अगर दान दे दिया तो हम वापस नहीं लेते उनसे। ठीक उसी तरह से मान लो दो चीज़ों के बीच में तुलना करें, राम श्याम से मोटा है, तो दोनों अलग हुए या नहीं हुए। राम क्या है, श्याम से मोटा, तो अलगाव का बोध हो रहा है। जैसे जैसे गंगा गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलती है। अब देखो हिमालय से निकलती है, यानी से वो वहाँ से अलग हो रही है। आसमान से बूंदें टपक रही है, आसमान से बूंदें टपक रही है। ठीक है। इसी प्रकार से राजा ने गरीब को कंबल दिया। ठीक है। एक एग्जाम्पल और बता देती हूँ आपको। बच्चा छत से गिर गया। अब देखो यहाँ पे पहले डेफिनेशन क्या कहती है, जब वस्तु पूर्ण रूप से एक दूसरे से अलग हो जाती है, यानी आसमान से बूंदें टपक रही है, यानी वो बूंदें क्या आसमान से लगातार नीचे आ रही है, वो अलग हो रही है। गंगा हिमालय से निकलती है, वो चीज़ अलग हो रही है। राजा ने गरीब को कंबल दिया, यानी वो दान दे दिया, वापस नहीं लेगा, वो परमानेंटली उस चीज़ को दे दिया है। बच्चा छत से गिर गया, तो बच्चा क्या है, वो छत से एक तरह से अलग हो गया। यहाँ पे हमारा कौन सा कारक काम करता है, यहाँ पे हमारा कारक होता है अपादान, यानी जो कारक अलगाव का बोध कराता है, वहाँ पे हमारा होता है अपादान कारक। संबंध कारक, संबंध होता है यानी रिलेशन, जहाँ पे बताया जाता है दो चीज़ों के बीच में हो सकता है, दो इंसान के बीच में हो सकता है, दो जानवरों के बीच में हो सकता है, दो वस्तुओं के बीच में हो सकता है, यानी रिलेशन बताना का के की। ठीक है। जैसे राम सीता का पति है, राजू रोहन का चाचा है। यह सीता की घड़ी है। अब देखो इन वाक्यों के अंदर जो हमारा विभक्ति चिन्ह प्रयोग हुआ का की, या राम के तीन भाई हैं। अब देखो ये के आ गया, यानी ये जो का के और की है, ये संबंध किसके साथ दिखा रही हैं, ये राजू का संबंध यानी रोहन के साथ बता रहा है। बता किस चीज़ में रहा है, यानी उसका चाचा है। सीता की घड़ी है, किसके साथ रिलेशन बताया, घड़ी का रिलेशन किसके साथ है, सीता के साथ। ठीक उसी प्रकार से राम के तीन भाई है, यानी राम का संबंध अपने भाइयों के साथ बताया गया कि राम के कितने भाई हैं, 3 भाई हैं। तो संबंध कारक कौन सा होता है, ऐसा कारक जहाँ पर दो चीज़ों का आपस में संबंध बताया जाता है, यानी
जहाँ पर संबंध की बात हो, संबंध का मतलब होता है रिलेशन की बात हो, ठीक है। उसके बाद आता है 7वें नंबर पे हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आधार प्रदान करना, यानी बेस का जहाँ पे बोध होता है वहाँ पे हमारा कारक लगेगा अधिकरण। फॉर एग्जाम्पल इसकी जो विभक्ति चिन्ह क्या कहती है, अधिकरण में या पर। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अधिकरण का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है आधार, यानी जो शब्द इस बारे में बताए कि जो क्रिया है वो कहाँ घटित हो रही है, वो घर के अंदर हो रही है, बाहर हो रही है, ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है, पानी में हो रही है, जल में है, थल में है, आसमान में, यानी काम हो कहाँ रहा है आखिरकार। जैसे जो शब्द क्रिया को आधार प्रदान करता है, क्रिया को आधार प्रदान करता है, यानी जो शब्द क्रिया को आधार प्रदान है वो करता है, ठीक है। जैसे मछली पानी में तैरती है, पानी में तैरती है, ठीक है, यानी पानी में तैरती है। तो मछली का जो आधार है वो क्या है, उसके जीवन का जो आधार है वो क्या है, वो पानी है, यानी वो अपनी ज़िंदगी कहाँ पे बिता रही है, वो पानी के अंदर बिता रही है। तो उसका आधार क्या है, में, यानी मछली पानी में तैरती है। तो यहाँ पे अगर कारक पूछ लिया जाए तो इस में के अंदर कौन सा कारक आएगा, हमारा अधिकरण कारक आएगा। ठीक उसी प्रकार से पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, पेड़ पर बैठे हैं, यानी पक्षियों के बैठने का जो स्थान है, जो उसका आधार है, जो उसका बेस है, वो कौन सा है, पेड़ पर। तो ये हमारा किस में चला जाएगा, अधिकरण कारक, ठीक है। लास्ट संबोधन का अगर वास्तविक अर्थ पूछा जाए तो होता है किसी को पुकारना या पुकारना, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के विस्मयादि बोधक जैसे शब्दों का प्रयोग हो, जैसे हमें अचानक से जैसे हैरानी होती है, कोई चीज़ हम देख लेते हैं, कोई खुशी वाली चीज़ देखते हैं तो हम कहते हैं ना वाव, या कोई गंदगी वाला चीज़ हम देखते हैं कैसे छी कितनी गंदगी है, यानी एकदम से जो हमारे मन के जो भाव हैं वो एकदम से बाहर निकलते हैं, वो होते हैं हमारे विस्मयादि बोधक शब्द। जैसे अरे श्याम तुम कब आए, अरे श्याम तुम कब आए। अब देखो अरे एकदम से हैरान नहीं हुई इस चीज़ में। इसी तरह से छी कितनी गंदगी है। अगला हे राम ये क्या हुआ, ठीक है। यानी हैरानी वाले शब्द जहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं हमारे संबोधन कारक के अंदर, और इसकी जो विभक्ति चिन्ह है वो होता है हे अरे।
ये था हमारा कारक का टॉपिक, जो बहुत छोटा टॉपिक था। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ आप लोगों को, वो आपको सोल्व करके लेके आनी है। पहला क्वेश्चन लिखो, पेड़ से टहनी टूट गई। ठीक है, राम का बेटा चतुरता से गाड़ी चलाता है, गाड़ी चलाता। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल, रामू ने गाय को चारा डाला। राम का मित्र अच्छा है, पक्षी आकाश में उड़ रहा। एंड लास्ट, सीता ने सुई से सिलाई की। सिलाई, आप देखो उपरोक्त वाक्यों में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? यानी ये 4-5 क्वेश्चंस आप लोगों को सोल्व करने हैं, और जो रेखांकित शब्द हैं उनके अंदर बताना है कि यहाँ पे कौन कौन से कारक है वो प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच।